कभी कभी जिंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं जहां रास्ता नहीं, सिर्फ एक आवाज होती है। कई बार जिंदगी हमें उन रास्तों पर ले जाती है जहां मंजिल नहीं, बस खुद से मुलाकात होती है। जब पहली बार इस घाटी का नाम सुना तो लगा जैसे किसी ने अंदर से आवाज दी है। यह ट्रेक सिर्फ ऊंचाई तक पहुंचने तक नहीं था, यह एक सफर था अपने भीतर उतरने का। हर कदम, हर सांस एक नई परीक्षा थी, जहां सिर्फ खुद को खुद से जीतना था। कभी बर्फ की ठंडी चुप्पी, तो कभी खड़ी चढ़ाइयों का सामना, तो कभी बस अकेलेपन में बहता हुआ मन। हर की धुन ये मेरे लिए बस एक ट्रेक भर नहीं था, वो तो खुद से मिलने का एक सफर था। हर यानी देवता, धुन यानी घाटी, जिसे देवताओं की घाटी या वैली ऑफ गॉड्स भी कहते हैं। और सच में ये घाटी इतनी डिवाइन है कि आंख बंद कर ध्यान में बैठने से भोलेनाथ को महसूस किया जा सकता है। और अगर वहां के रहने वालों की माने तो जब भी इस घाटी में तेज हवाएं चलती हैं तो उसमें ओम नमः शिवाय की ध्वनि सुनाई देती है। यहां आकर जाना सुकून शोर में नहीं, खामोशी में मिलता है। ये कहानी सिर्फ पहाड़ों की नहीं है, ये कहानी है उस आवाज की जो शायद हम सुन तो नहीं सकते लेकिन महसूस जरूर कर सकते हैं। ये मेरी कहानी है, हर की धुन की, और शायद आपकी भी। तो इस सफर की शुरुआत होती है देहरादून पहुंचकर, जहां से हम निकल पड़ते हैं यमुनोत्री घाटी में स्थित सांकरी गांव की तरफ, जो कि हमारा बेस कैंप होने वाला था। हमारी ट्रैक की यात्रा का पहला दिन, और जैसे ही हम देहरादून से निकलते हैं धीरे धीरे शहर की चहल पहल पीछे छूट जाती है और पहाड़ों की गोद में हम प्रवेश करने लगते हैं। ना कोई शोर, ना कोई भीड़, बस बारिश की बूंदें और हमारी धड़कनों की आवाज़। ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे हम सड़क पर नहीं बल्कि बादलों के बीच चल रहे हैं। बीच में हम यमुना किनारे एक रेस्टोरेंट में चाय पानी के लिए रुक जाते हैं, पर बारिश जो कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऐसी बारिश में गरम गरम चाय हो जाए तो बस और क्या। कुछ ही देर बाद हम यमुना के किनारे चले जाते हैं और वहाँ से कुछ ऐसे नज़ारे मिलते हैं। तो लगभग 9 घंटे के रोमांचक सफ़र के बाद हम पहुंच जाते हैं हमारे बेस कैंप सांकरी। और यहाँ पहुंचकर ऐसा लग रहा था जैसे हम पहाड़ों के बीच बसे किसी परीलोक में पहुंच गए हों। इतने सुहावने मौसम में ऐसा लग रहा था कि पहाड़ धुंध में खो गए थे और हम किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गए थे।
तो अगली सुबह जब हम उठे तो मौसम एकदम साफ था और अच्छी खासी धूप खिली हुई थी। किसी भी ट्रैक को शुरू करने के लिए ये सबसे बेहतरीन मौसम था और हम लोग बहुत खुश थे। आज हमारे हर की दून ट्रैक का पहला दिन था, तो हम निकल पड़ते हैं साकरी से। एक्चुअली में साकरी बेस कैंप से गंगाट विलेज तक 18 किलोमीटर की ड्राइव हम इस 4x4 व्हीकल से करते हैं और हमारा एक्चुअल ट्रैक उसके बाद शुरू होता है। लेकिन ये ट्रैक इतना खतरनाक था, इतना एडवेंचरस था कि असली ट्रैक से पहले ही हम लोग इस ट्रैक में आगे क्या होगा ये सोच पड़ते हैं। तो छोटे छोटे सुंदर गांवों से गुजरते हुए एक रोमांचक सफ़र के बाद हम पहुंच जाते हैं गंगाड़ विलेज, जहां से एक्चुअली हमारा ट्रैक शुरू होगा। पर उससे पहले हम पहाड़ों की सुपर टॉनिक मैगी खाते हैं और शुरू करते हैं हमारा ट्रैक। बहुत ही सुंदर और प्यारा गांव था और गांव वाले अपने खेती के कार्यों में व्यस्त थे। आप कभी रेस्ट कर सकते, अभी मैं उल गया आगे। जब तक ये सनोज है हमारा ट्रैक लीडर। सनोज हिमाचल से आते हैं और मैंने आज तक इनसे ज़्यादा अच्छा और साफ दिल का इंसान को नहीं देखा है।
पूरे रास्ते थमसा नदी हमारे साथ साथ चलती है। नदी के बहाव का शोर इतना अधिक है कि लगता ही नहीं कि हम अकेले चल रहे हैं। राजमा के लिए पानी चाहिए होता है तो कहाँ से लाते हो फिर आप? नहीं होता है? नहीं, बारिश अच्छा, ये जला देते हो पहले आप इसको? जो पहले होते हैं उसको जला देते हो, फिर खोद के? बीस हो गए। आपके घर में ऊपर है क्या? ऊपर? ओहो, आए कहाँ से हो आप? रास्ता है ना? उत्तराखंड में भी दूसरे पहाड़ी राज्यों की तरह झूमिंग खेती या स्थानांतरित खेती, जिसे स्थानीय भाषा में दहिया कहा जाता है, की जाती है। यहाँ पर जंगलों को काटकर और जलाकर भूमि को साफ किया जाता है। फिर कुछ वर्षों तक खेती करने के बाद जब मिट्टी में उर्वरता कम हो जाती है तो किसान किसी दूसरी जगह चले जाते हैं और इसी प्रक्रिया को दोहराते हैं। तो लगभग 6 किलोमीटर ट्रैक करने के बाद हम पहुंच जाते हैं हमारी पहली ट्रैक साइट चिलुन घाट। अगली सुबह का नज़ारा कुछ ऐसा था। नदी किनारे कैंपसाइट होने का एक्सपीरियंस बहुत ही अद्भुत था। ऐसा लग रहा था जैसे सदा के लिए यहीं रह जाए। आज हमारे ट्रैक का दूसरा दिन था और सबसे मुश्किल दिन भी, जहाँ जोश और होश दोनों का हाई होना बहुत ज़रूरी था। आज हमें बहुत ही मुश्किल रास्ते से लगभग 10 से 12 किलोमीटर ट्रैक करके जाना था, जहाँ सिर्फ चढ़ाई चढ़ाई थी और रास्ता
बहुत मुश्किल था। मैं कवि नहीं हूँ, शायद इसीलिए मैं इस रास्ते की खूबसूरती को शब्दों में बयान नहीं कर सकता। हर कुछ मिनट के बाद ये इच्छा होती थी कि घंटों इस घाटी को निहारता रहूं। रास्ते में एक प्राचीन शिव मंदिर आता है, जहाँ हम दर्शन करते हैं और कुछ देर ठहरकर आराम करते हैं। जय भोलेनाथ। फिर आता है सीमा ब्रिज, जहाँ से हमें नदी क्रॉस करके बाईं तरफ की पहाड़ियों की तरफ जाना होता है। जो रास्ता हरकी-दून की तरफ जाता है, दाईं तरफ वाला रास्ता बाली पास की तरफ होते हुए यमुनोत्री की तरफ निकल जाता है। हर की दून। फिर पहली बार इस ट्रैक में हमें हरकी-दून पीक दिखाई देती है, जिसे देखते ही मन में एक जोश सा भर जाता है और कदम खुद ब खुद तेज चलने लगते हैं। रास्ता कहीं से भी आसान नहीं था। यहाँ पांव फिसलने और गिरने की पूरी संभावना थी, इसलिए हमें संभल संभल के आगे बढ़ना था।
लग रहा था जैसे प्रकृति ने अपनी सारी छटा, सारी खूबसूरती इस घाटी में ही बिखेर दी थी। मैं आगे कम चल रहा था और नज़ारों को ज़्यादा देख रहा था। हैं? ये कोट बनता है ऐसा, इसका ऐसा। ये क्या बना रहे हो, जरा बताना थोड़ा सा। जमा पहनावा है, अच्छा, ये बनेगा। ये किसके उससे बनता है? ये भेड़ की बाल, भेड़ के बाल से बनता हाँ कर दो चेंज कर ये दो। फिर मशीन में जाएगा, है। अच्छा बुनाई के मशीन में अच्छा। तो मशीन से आएगा बन के, तब टेलर के पास जाएगा। अच्छा, आगे रास्ता इतना चढ़ाई भरा था कि चलते हुए बहुत थकावट हो रही थी। पाँव आगे बढ़ाने के लिए पाँव जैसे उठ ही नहीं रहे थे। पूरे उत्तराखंड में, खास करके हरकी-दून वैली में अप्रैल के महीने से बुरांस या रोडोडेंड्रॉन्स के फूल बहुत मात्रा में मिलते हैं, जिससे पूरी घाटी एकदम सुंदर हो जाती है। थकावट इतनी ज़्यादा थी कि हम चलते कम थे और रुकते ज़्यादा थे। फिर एक जगह रुक के हमने कुछ मस्ती की। तेरा मेरा बारामा चंबा बाजारामा चर्चा होने लगे सुन रे गलिया मेरा गलिया तू ब्योली बने ले तू छे मेरो मैं छु तेरू तू उत्तराखंड घूमे दे सुन रे गलिया मेरा गलिया तू ब्योली बने ले तू छे मेरो मैं छु तेरू तू उत्तराखंड घूमे दे घूमे 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 रे घूमे 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 रे घूमे 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 रे घूमे 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 रे देखियो मैंने मसूरी इस जगह का नाम कलकत्ती धार है और अभी तो हमने सिर्फ आधी ही दूरी तय की है और आगे का रास्ता इससे भी ज़्यादा चढ़ाई वाला है, पर नज़ारे इतने खूबसूरत हैं कि हमें अब थकावट नहीं हो रही थी। भोजपत्र के पेड़ है। ये भोजपत्र के वृक्ष हैं। कहा जाता है कि वैदिक काल में जब वेदों और शास्त्रों की रचना हुई थी तो हमारे ऋषि मुनियों ने इन्हीं पर सारे ग्रंथ लिखे थे। हमारे ट्रैक में भौगोलिक लैंडस्केप बार बार बदल रहा था। जो रास्ता अब तक पूरा पथरीला था, वहां अब घने जंगल शुरू हो गए थे, जो कि दूर से देखने पर काफी खूबसूरत लग रहे थे। ये नज़ारे देखकर मुझे उन कवि की वो पंक्तियां याद आ गई कि हरी हरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन, कि जिस पे बादलों की पालकी उड़ा रहा पवन, दिशाएं देखो रंग भरी चमक रही उमंग भरी, ये किसने फूल फूल पे किया सिंगार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है।
रास्ते में हमें एक प्यारा दोस्त मिला जिसका नाम था टफी, और उससे हमारी दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि उसने भी हमारा ट्रैक ज्वाइन कर लिया। तो लगभग 11 घंटे के हार्ड ट्रैक करने के बाद हम पहुंच जाते हैं हमारी कैंप साइट भोसला में, जहां एक तरफ अखरोट के पेड़, घने जंगल, नदी का शोर था, तो दूसरी तरफ घने जंगलों से लदे हुए पहाड़ थे, तो कहीं बादलों से घिरी बर्फ की ऊंची चोटियां थी। यहाँ की हवा में एक अजीब सा जादू था। यहाँ प्रकृति के इस स्वरूप को देखकर मानो सारी थकान वहीं खत्म हो गई हो। सुबह जब हम उठे तो लगा जैसे एक अलग ही दुनिया है। हवा में बहुत ज़्यादा ठंड थी, पर दिल में ये खुशी थी कि आज थोड़ा मौसम साफ है और आज हमारे हर की दून का समिट भी है, तो मन में एक अलग ही जोश था। We are heading towards हर की दून ट्रैक। और ऊंचे नीचे पहाड़ियों से निकलते हुए पहली बार हमें दिखती है हर की दून वैली। बादलों से ढकी हुई हर की दून घाटी और उसके पास बहती नदी अत्यंत ही खूबसूरत लग रहे थे। हमने डिसाइड किया कि हम 4 किलोमीटर आगे मनिंदा लेक तक जाएंगे और लौटते हुए हर की दून रुकेंगे। तो हम निकल पड़ते हैं मनिंदा लेक की तरफ। मनिंदा लेक का रास्ता जितना हमें बताया गया उतना आसान नहीं था। यहाँ खड़ी चढ़ाई थी, चट्टानों को 90 डिग्री के एंगल पर चढ़ना पड़ रहा था, जिससे काफ़ी मुश्किल हो रही थी। और जैसे जैसे हम आगे बढ़े
बर्फ से ढके ग्लेशियर्स का रास्ता शुरू हो गया था। अब हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज था इन बर्फ से ढके ग्लेशियर के ऊपर से चलना। गर्मी के कारण ये ग्लेशियर अब पिघलने लगे थे और इनके नीचे से नदी बह रही थी जिसका टेम्परेचर माइनस में था। एक गलत कदम और हम लोग सीधा नदी में जा गिरते और फ्रीजिंग कोल्ड होने के कारण हमारी बॉडी वहीं जम सकती थी। इसलिए अब हमें संभल के आगे बढ़ना था। मैं बार बार इस घाटी की सुंदरता को निहारने के लिए रुक जाता था, मानो किसी कवि की कल्पना हो जिसे बार बार पढ़ने का मन कर रहा हो। तो फाइनली हम लोग पहुंच जाते हैं मनिंदा लेक। जब पहली बार इस झील की झलक मिलती है तो आंखें भीग जाती है। न थकान रहती है न डर, बस एक एहसास है कि हम उस जगह पहुंच गए जहां दिल को सुकून मिलता है। चारों तरफ बर्फीले पहाड़ों से घिरी हुई ये एक ग्लेशियर लेक है जिसकी सुंदरता देखते ही बनती है। यहाँ आकर ऐसा लगा जैसे कुछ जगह सिर्फ देखने के लिए नहीं होती, वो तो महसूस की जाती है। यहाँ हर पहाड़ एक कहानी सुनाता है और हर हवा कुछ बीते पल की याद दिलाती है। यहाँ नज़ारे नहीं, एहसास मिलता है और लगता है जैसे इस भागती तोड़ती जिंदगी को थोड़ी देर के लिए सही एक सुकून की छांव मिल गई है। हम लोग कुछ देर और रुकना चाहते थे पर मौसम खराब हो रहा था, तो हम लोग नीचे हरकीतुन घाटी की ओर चल पड़ते हैं। चलते वक्त मैं बार बार उन्हीं नज़ारों को फिर से निहार रहा था कि शायद क्या कभी मैं यहाँ वापस आ पाऊँगा। तो नीचे उतरते वक्त हम लोग पहुंच जाते हैं
हर की दून घाटी में यहाँ आकर एक अलग ही डिविनिटी महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे हर तरफ से कोई आवाज आ रही हो। यहाँ ना तो कोई वाईफाई है ना कोई शोर, फिर भी सबसे ज्यादा गहरा कनेक्शन यही महसूस होता है। कौन कहता है कि नदियाँ, पहाड़ और घाटियाँ बात नहीं करती? अगर ध्यान से सुनो तो प्रकृति के कण कण में एक ध्वनि है। किसी को वह ओम, तो किसी को ओमकार, तो किसी को अपने दिल की पुकार लगती है। यही वो आवाज है जिसमें हम सबको समाया है और जिंदगी भर इसे ही हम ढूंढते रहते हैं।